हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यूमास एकेडमी। तो देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि वन शॉट में खत्म करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 तक के वन शॉट डेरिवेशंस एंड कर दिए हैं और उसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी डाल दिया है और पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी ईच चैप्टर के रेस्पेक्टिवली डाल दिए गए हैं। तो जिन बच्चों ने वो चैप्टर्स नहीं देखे, वो लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सीबीएसई 2020-23 के लिए। तो अगर तुम उन्हें प्रॉपर वे में देख करके नोट्स बनाओगे और वे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करोगे, तो श्योरली यू विल बी सक्सीड इन द फिजिक्स एंड यू विल बी गेट 90+ मार्क्स इन द फिजिक्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो माय बेस्ट फिजिक्स फॉर यू। तो आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। इसे भी हम वन शॉट में निपटाएंगे। इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म आता था, वो एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है थोड़ा सा। तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूमास एकेडमी। चलिए, तो हम बात करेंगे क्या, स्टार्टिंग में ही हम बात करते हैं किसकी, मैग्नेट की। मैग्नेट क्या होती है ना, मैग्नेट क्या चीज होती है, देखो उसकी बात करते हैं। देखो, मैग्नेट दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरल मैग्नेट और एक बार मैग्नेट। अगर हम बात करें मैग्नेट की, व्हाट आर मैग्नेट की अगर हम बात करें तो टू टाइप की होती है, टू टाइप है ना। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट, नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। और नंबर 2 होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। तो नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस है? नेचुरल मैग्नेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, ये नेचर से प्राप्त की जाती है। जैसे कि जब माइनिंग होती है तो माइनिंग में एक मैग्नेटिक टाइप का पत्थर मिलता है, मटेरियल मिलता है, जो मैग्नेटिक चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। और बार मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जिसे हम खुद से बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, जो ह्यूमन मेड होती है, जैसे कि बार मैग्नेट हुआ करती है। बार मैग्नेट एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेचुरल मैग्नेट की, होती है लैंड स्टोन, है ना। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है? जैसे कि बार मैग्नेट। ठीक, तो मेन जो इस चैप्टर का सार है, जो इस चैप्टर का कंक्लूजन है, जो इस चैप्टर का सारांश है, वो किसके पास है? बार मैग्नेट के। मेनली हमें बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। बार मैग्नेट क्या होती है, इसका कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे हम बात करते हैं किसकी, बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट, ठीक है। देखो, बार मैग्नेट एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है जिसके 2 पोल्स होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, है ना। जैसे कि यहां देखो, दिस इज ए बार मैग्नेट विच हैज 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो एक पोल भैया इसका क्या मान लो, नॉर्थ, और एक पोल क्या मान सकते हैं हम, इसका साउथ। तो ये एक बार मैग्नेट है। अब इस बार मैग्नेट के ये जो पोल है, इसकी स्ट्रेंथ होती है m, इसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इन पोल की स्ट्रेंथ क्या होती है? m। इन m को क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। और दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस होती है 2l, क्योंकि स्मॉल होती है बार मैग्नेट, तो डिस्टेंस का नाम दिया गया है 2l। अब चूंकि ये डाइपोल है, डाइपोल मतलब 2 पोल्स है, तो इसका मतलब ये डाइपोल बनाएगा। बार मैग्नेट क्या बनाएगा? डाइपोल। तो थोड़ी चर्चा और करते हैं बार मैग्नेट के बारे में। ये इसकी लेंथ होगा जिसका नाम होगा मैग्नेटिक लेंथ, और ये बार मैग्नेट। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं बार मैग्नेट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है? दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। ये नॉर्थ से निकलती है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेटेड टू साउथ। तो जैसे कि ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है बच्चों, ये नॉर्थ हुआ और ये क्या हुआ? साउथ। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, वो साउथ पे चली जाती है। कुछ इस तरह से सारा खेल ये होता है। देखो यहाँ ये इस तरह से एरो बनाना है, एरो का ही मेन खेल है, नॉर्थ से निकालनी है, साउथ पे पहुंचानी है। ये तो बाहर की बात है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड चलता है। कहां से कहां? साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड चलेगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम होगा? मैग्नेटिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वहां होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती है। पास पास कहां पे है? यहाँ, है ना।
तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा पोल्स पे, मैक्सिमम। और मिनिमम कहाँ होगा? मिनिमम यहाँ होगा, क्योंकि दूर दूर है तो यहाँ क्या होगा? मिनिमम। तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगा? पोल्स पे मैक्सिमम होता है। ठीक है भैया बात। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर फर्स्ट, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेटेड टू साउथ, टर्मिनेटेड टू साउथ। सही है। सेकेंडली क्या होगा? दे नेवर फॉर्म सर्कुलर लूप। ये कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनाएंगे। सर्कुलर लूप का मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे मैग्नेट है नॉर्थ, ये साउथ के नॉर्थ से निकल के नॉर्थ में ही चली गई, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। क्योंकि ऐसा होगा तो सर्कुलर लूप बन जाएगी, और सर्कुलर लूप कभी ये बनाएगी नहीं। अगर एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल गई तो कहां जाकर रुकेगी? या तो साउथ पे या इंफिनिटी पे। ठीक। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड में क्या होगा? दे फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप, दे फॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप। ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है। कंटिन्यूअस क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि मैग्नेट ये है भैया हमारे पास, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, वहीं फील्ड लाइन निकली नॉर्थ से साउथ चलेगा, तो देखो कंटिन्यूअस लूप नहीं है, नॉर्थ से डायरेक्ट साउथ पे जाके रुकेगी कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं होगा कि पहले नॉर्थ से निकली फिर टूटी फिर चली फिर टूटी फिर चली, डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। ओनली इट विल गोज फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ विद कंटिन्यूअस पाथ। ठीक। चलिए, तो ये बातें तो हो गई सारी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या देखेंगे हम? प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखेंगे, वो 4 में देखेंगे, दे नेवर इंटरसेक्ट, दे नेवर इंटरसेक्ट। ये एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने एक दूसरे को काट दिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, जो कि इम्पॉसिबल है ना। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be 2 direction of magnetic field, 2 direction of magnetic field, which is impossible। जो इम्पॉसिबल बात है, जो इम्पॉसिबल बात है, मतलब जैसे एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, इम्पॉसिबल बात होगी ये। ठीक ठीक। बात करते हैं 5th प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होती है कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, वहां क्या होगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होगी, वहां क्या होगा? मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये तो हम सब जानते ही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां देखो क्या कि ये है भाई, ये फील्ड लाइन चल रही है ऐसे, ये चल रही है फील्ड लाइन, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पास कहाँ पे होगी? यहाँ। तो यहाँ कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा? मैक्सिमम। और यहाँ कैसा होगा? मिनिमम, है ना। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। बातें थी किसकी? बार मैग्नेट की और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और कैसे हम इनसे प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं, और कैसे हम इनसे कुछ चीजें बना सकते हैं। देखो बात मेन जो है ना, वो क्या चीज है? मेन बात है अब देखो, जो बार मैग्नेट है, जो ये बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट होती है, ये क्या बनाते हैं? डाइपोल बनाते हैं। क्योंकि डाइपोल है, इसमें डाइपोल है तो डाइपोल बनाएगी। कैसे डाइपोल है? देखो यार, कुछ इस तरह से ये मैग्नेट है,
है ना। ये क्या है, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अगर इनकी पोल स्ट्रेंथ m हो, ये भी m, ये भी m, एक प्लस m एक माइनस m, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो 2l, तो ये सिस्टम क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। और मैग्नेटिक डाइपोल होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल की अगर बार मैग्नेटिक डाइपोल की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक डाइपोल, तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो देखो किससे डिनोट करते हैं, m से। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, है ना। और यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और डायरेक्शन कहां से कहां होगी, साउथ से नॉर्थ। डायरेक्शन कहां से कहां होती है, साउथ से नॉर्थ। ये क्या चीज है, जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ते थे फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे ही इस चैप्टर में क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। वहां m होता था, वहां q होता था, यहाँ m है, वहां डिस्टेंस 12 थी, यहाँ भी डिस्टेंस क्या है 2l ही रहेगी। ठीक, अब देखो ये जो बार मैग्नेट है ना, ये किसकी तरह बिहेव करती है, सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है। बार मैग्नेट एज ए सोलेनोइड। यहीं पे अगर हम बात करें क्या, बार मैग्नेट एज ए सोलेनोइड। तो ये तो क्वालिटेटिव आइडिया है, हालांकि कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन मैं बता दूं सोलेनोइड की तरह बिहेव कैसे करती है बार मैग्नेट। देखो हम जानते हैं ये जो बार मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी ऐसे, है ना, और साउथ को चली जाएगी ऐसे। ठीक, ऐसे ही हमारे पास एक क्या है, मान लो सोलेनोइड है कुछ इस तरह का, ये रहा सोलेनोइड हुआ। ठीक है, सोलेनोइड में क्या होगा, मान लो ये करंट जा रही है ऐसे। अब तुम्हें पता है करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। करंट कैरिंग लूप बिहेव आल्सो बिहेव एज ए मैग्नेट। अब यहां अगर मैं इस बार मैग्नेट को बीच में काट दूं तो एक नई मैग्नेट बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरह की होगी, नॉर्थ साउथ, है ना। और फिर एक टुकड़ा और काट दूं यहाँ, तो यहाँ फिर से एक नई मैग्नेट बनकर तैयार हो जाएगी, इसकी होगी नॉर्थ साउथ। फिर एक टुकड़ा और काटो, फिर नई मैग्नेट बन जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, नॉर्थ साउथ। ऐसे ही सारे टुकड़े काट दो तो नई नई मैग्नेट बनकर तैयार हो जाएगी, नॉर्थ साउथ। ऐसे यहाँ नॉर्थ साउथ। मतलब जो मैग्नेट है वो इमोर्टल होती है। इमोर्टल मतलब इसे नष्ट नहीं कर सकते। तुम बीच में दो, एक इस मैग्नेट को आधा करने के इंटेंसिटी से काटोगे, लेकिन ये दो हो जाएंगी, एक नई मैग्नेट एक नई मैग्नेट। ऐसे हमने कितने टुकड़े किए, 5 पीसेस कर दिए, 1 2 3 4 5, तो 5 मैग्नेट बनकर तैयार हो गई। कम तो क्या होती है, नई 5 मैग्नेट बन गई। ऐसे ही जब इसमें करंट फ्लो होगी तो ये भी सोलेनोइड मैग्नेट बन जाएगा। मतलब हर एक रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की तरह। तो अगर मैं इस रिंग की बात करूं कुछ इस तरह की, और ये मैग्नेटिक करंट ऐसे जाएगी नीचे, तो कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो मतलब ये पोल बनेगा नॉर्थ, ये पोल बनेगा साउथ। ठीक, ऐसे ही नई मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर ऐसे जाएगा ये, तो फिर से साउथ, और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। क्या ऐसे सारे के सारे रिंग बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी, और ये छोटी छोटी रिंग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, सबको मिला देंगे तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी। मतलब जैसे बार मैग्नेट बिहेव करती है वैसे ही ये सोलेनोइड भी बिहेव करने लगेगा इस तरह से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड। ठीक है भैया बात। अब ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की वजह से तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता ही है। अब हमने एक बात और सीखी कि करंट कैरिंग लूप की वजह से भी क्या बनता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो उसको पढ़ते हैं कि कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है करंट कैरिंग लूप की वजह से। ठीक, चलिए भाई, अर्थ मैग्नेटिज्म तो कट चुका है, इस बार है नहीं इसमें सिलेबस में, है ना, तो हमें वो पढ़ना भी नहीं है। देखिए यहां किसकी बात करेंगे, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताएं किसके लिए,
करंट कैरिंग लूप के लिए बताना है हमें। देखो करंट कैरिंग लूप का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, ये वाली है ना, और उसके बीच में वायर है, ये वायर है, ठीक। अब इस वायर में ये ऐसे ही चले, ये करंट कैरिंग लूप है भैया इसमें, है ना, हमारे पास ये क्या है, करंट कैरिंग लूप है। अब इसमें हमने करंट फ्लो करवा दी है आई, इस तरह से आई, तो क्या होगा, ये करंट कैरिंग लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे रखेंगे अंगूठा, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे रखेंगे तो नीचे को जाएगा ऐसे, ये क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m हो जाएगा। तो वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा कितना, क्योंकि करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है, तो इसका अपना क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। और वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू m प्रोपोर्शनल टू I, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, नंबर फर्स्ट। सेकंड, m प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। और नंबर थर्ड, m प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स n, तब तीनों को कंबाइन करेंगे तो m इज इक्वल टू आ जाएगा NIA, ठीक है, m इज इक्वल टू निया, तो m इज इक्वल टू NIA, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, अपनी करंट की डायरेक्शन, अपनी कर्ल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, जो थंब होगा वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को शो करेगा। ये बात तो ठीक। अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया वेक्टर ये जाएगा ऐसे, वेक्टर ए, है ना, और ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर जे कैप, जे डायरेक्शन है ना उसमें हो जाएगा ये। तो कुल मिलाकर अगर मैं एरिया लिखूं तो एरिया वेक्टर लिखा जा सकता है प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप, क्योंकि ऊपर भी नीचे भी तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जो किसकी तरह बिहेव करती है, ये करंट कैरिंग लूप है जो किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह, और उसका मोमेंट ऐसे निकालेंगे। अब हमारे पास दो चीजें हैं, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, m × 2l से, और करंट कैरिंग कॉइल का m इज इक्वल टू NIA से, ठीक है। ये एरिया है कॉइल का। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एक बार बताओ, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करे तो वो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाएगा। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन है तो करंट भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो फाइंड करते हैं, है ना, डेरिवेशन है, यही एक डेरिवेशन है चैप्टर में। चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रोटेटिंग, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है या मूव करता है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो मान लो भाई हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ये ऐसे मूव कर रहा है, ई, इलेक्ट्रॉन ई कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ये मूव करेगा। इसकी रेडियस कितनी है, मान लो r रेडियस है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ को होगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनती है, तो करंट ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी करंट। अब जब हम ऐसे हाथ रखेंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर। ऐसा हाथ रखेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ जाएगा, ऊपर, ऐसे, और ये गया भैया हमारे पास क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर m। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए भैया हमें पता है m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, I × E। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर मुझे I मिल जाए करंट और एरिया मिल जाए तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो दोनों चीज आ जाएगी, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया होगा A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया की तो कोई बात ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं किसकी, करंट की। करंट ही तो है जो दिमाग खराब करेगी। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट क्या होगा, देखो करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू Q/T। क्या यही फॉर्मूला है। T क्या चीज होता है, टाइम मतलब इस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q/T। सही है बात। चलिए भाई बात बढ़िया। अब T क्या है, टाइम पीरियड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा,
ये सरकमफेरेंस ही मूव करेगा। सरकमफेरेंस कितनी होती है इसकी 2 पाई r, वेलोसिटी v t। अरे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सरकमफेरेंस के बराबर ही तो डिस्टेंस कवर करेगा इलेक्ट्रॉन। t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो I हो जाएगा कितना q अपॉन v की वैल्यू क्या है 2 पाई r अपॉन v। v जाएगा सबसे ऊपर, तो I हो जाएगा q की जगह क्या रख सकते हैं e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। q क्या चीज होता है चार्ज, चार्ज के नाम पे क्या है यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो e रख दो माइनस का, क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है ना e v अपॉन 2 पाई r। इस I के और a की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा m इक्वल टू I क्या है माइनस ई वी अपॉन 2 पाई r इंटू, और a कितना है पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, क्या आया m इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 ई वी आर माइनस का। तो भैया ये है हमारे पास क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, किसके लिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। अब एक बात बताओ, जब कोई चीज घूमती है तो उसके अंदर एक मोमेंटम आ जाता है, जब कोई चीज चलती है v वेलोसिटी तो उसके पास कौन सा मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, और जब कोई चीज रोटेट करती है तो उसके पास कौन सा मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम। अब हमें अगर एंगुलर मोमेंटम के टर्म में निकालना हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो लिखेंगे इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए देखो भैया बात क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू एम वी आर। ये एंगुलर मोमेंटम का क्या है फॉर्मूला। ऊपर से वी आर है, इस वी आर की वैल्यू निकाल लो, यहां से निकालो भैया, तो वी आर क्या आ जाएगा वाला हमारे पास, वी आर आ जाएगा माइनस के 2m अपॉन ई। इस वी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ, जब हम यहाँ पुट करेंगे वी आर को तो मिलेगा J इज इक्वल टू है ना माइनस 2 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन E। ये आ जाएगा हमारे पास, हमें m निकालना है तो वी कैन गेट m इज इक्वल टू, ये वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1e अपॉन 2m माइनस का ब्रैकेट में J। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड ए न्यूक्लियस। और किसके टर्म में आया है एंगुलर मोमेंटम के टर्म में आया है, ठीक है। चलिए भाई अच्छी बात है। तो अब एक बोहर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स को लेकर के अपने कुछ पोस्टुलेट दिए थे। तो एटम ने कहा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में घूमता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH अपॉन 2 पाई। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है J इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला है, ये हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ लेंगे ऐसे आगे। J की वैल्यू क्या होती है ऊपर से देख लो, क्या है J की वैल्यू निकाली देखो, माइनस 2m स्मॉल m अपॉन E इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। या हम m निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, क्या हो जाएगा E अपॉन 2m माइनस का ब्रैकेट और यहाँ बचेगा NH अपॉन 2 पाई। लो भैया दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कर सकते हैं आराम से। अच्छा डेरिवेशन था, डेरिवेशन आ चुका है कई बार। चलिए ठीक है भैया, तो यहां तक तो हमने बातें कर ली सारी की सारी। इन बातों में कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बार मैग्नेट डायपोल, और हमने क्या पढ़ा बार मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड। अब हमें पता है जो बार मैग्नेट होती है इसकी वजह से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। बार मैग्नेट की वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 3 लाइनों पे, एक्सल, इक्वेटोरियल, जर्नल, ऐसे ही बार मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है। और मैग्नेटिक डायपोल की वजह से 3 लाइनों पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सल, इक्वेटोरियल, जर्नल। तो वही बात करते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल
तो देखो भैया नंबर फर्स्ट किस पे करते हैं, एट एक्सियल। डेरिवेशन नहीं है, केवल क्वालिटेटिव आइडिया है, तो डेरिवेशन करेंगे भी नहीं, हम फिगर बनाएंगे केवल। मान लो हमारे पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी इंटेंसिटी m, इसकी स्ट्रेंथ -m, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2l। ठीक है, यहां से एक्सेल पॉइंट पे, एक्सेल लाइन पे एक पॉइंट P है जिस पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट P है, अब यहाँ पे इस तरफ तो भागेगा मान लो B1 से, और वहां भागेगा किससे, B2 से। मैग्नेटिक फील्ड को भी से डिनोट करते हैं, सब जानते हैं ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल लाइन का जो फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है बी एक्सेल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बिल्कुल सेम वही है, 2m अपॉन एक्स क्यूब, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए होता था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में यहाँ P आ जाता था, यहाँ क्या आ रहा M, वहां क्या आता था P। P क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ M क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहां E क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ B क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड। सेम टू सेम है सब कुछ। अगर हम बात करें किस पे, एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं अगर देखो, तो फिर से एक बार मैग्नेट यहां पे लो, फिर हमारे पास एक बार मैग्नेट, ठीक, ये भी देखो, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल है। अब इसका क्या है, ये एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड गया कितना B1, और यहाँ से आएगी ऐसे, यहाँ गया B2, और दोनों का नेट कहाँ निकलता है, वाला बीच में हम जानते हैं, बिल्कुल सेम वही चल रहा है फर्स्ट चैप्टर वाला सिस्टम। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू m अपॉन एक्स क्यूब, बिल्कुल सेम वही है, क्या कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल वही का वही सारा सिस्टम है। अब होता क्या है, ये जो बार मैग्नेट है जो कि डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है, अगर हम इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, तब ये रोटेट करेगी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो वो रोटेट करता था, ऐसे ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगी तो कितने टॉर्क से रोटेट करेगी, टॉर्क निकालना है हमें, है ना। चलिए हम टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए तो यहीं पे बात करते हैं क्या, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, है ना। चलिए जब इसे किस में रख देंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो भैया ये रखा देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या रखेंगे इसमें, बार मैग्नेट रख देंगे, ये रखिए बार मैग्नेट, ये रखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ को चली जाती है। तो हम जानते हैं क्या कि नॉर्थ साउथ की तरफ को अट्रैक्ट होता है, तो मतलब ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स FB, और यहाँ को लगेगा पीछे की तरफ को FB, तो ये क्या करेगी, रोटेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये ऐसे रोटेट हो जाएगी, और जब ये ऐसे रोटेट हो जाएगी तो इस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, इस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क। और वो टॉर्क जो होता है वो होता है टॉ इज इक्वल टू, उसमें क्या होता था, P साइन थीटा, उसमें क्या होता था, PE साइन थीटा, P में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा एंगल बिटवीन P एंड E। यहाँ क्या हो जाएगा, वहां P था तो यहाँ क्या आएगा M, वहां E था, क्या आएगा B साइन थीटा। और अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो टॉ वेक्टर क्या लिखेंगे, वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। लो भैया क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, तो क्वालिटेटिवली पढ़ा हमने, फॉर्मूले पढ़ लिए, इसकी छोटी छोटी चीजें पढ़ ली, क्या कि अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है मैग्नेट, तो कौन सा मोशन करेगी, ये ओनली रोटेटरी मोशन करेगी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ये याद रखना बात। बाकी सारी चीजें हमने पढ़ ली है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। चलिए भाई, अब जो सेकंड पढ़ा हुआ था इस चैप्टर का वो होता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि इस बार ऐड हो चुका है, पिछली बार तक ऐड नहीं हुआ था सिलेबस में, इस बार ये ऐड कर दिया गया है।
तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनके बारे में देखते हैं भैया। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स? तीन टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट, तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डाया, पैरा, फेरो। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या हो जाए, दूर भागे उससे, मतलब फीबली रिपल हो, फीबली अपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड हो। लेकिन पैरामैग्नेटिक है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक जो फीबली क्या हो, अट्रैक्ट हो। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो। ये तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। तो यही बात करते हैं क्या, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और थर्ड होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक। ठीक, तो अगर हम यहीं पे बात करें तो डायामैग्नेटिक में क्या होगा, ये फीबली अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या होगा, फीबली इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या होगा, स्ट्रांगली इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे होते हैं ना। डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे कॉपर, निकिल, ये सारे के सारे कैसे मटेरियल, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जैसे कि प्लेटिनियम हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सारी गैसें जो है कैसी मैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, आयरन आएगा। फेरोमैग्नेटिक में आयरन, निकिल, कोबाल्ट, दीज आर दी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं बोला, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। ये है भैया सारी बातें। चलो खैर, तो ये बातें समझ में आ गई सारी। अब अगर हमें क्या करना हो, ये मटेरियल बनाने हो, तो देखो जैसे मान लो ये है एक मटेरियल, कोई मटेरियल है, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया है। देखो जैसे एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है। ठीक, क्या होगा अगर ये डायामैग्नेटिक है तो दूर भागेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे। तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल की पहचान है। पैरा में क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे चली जाएंगे। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं तो बिल्कुल चिपक के जाएंगे, चिपक के ऐसे 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 ऐसे। दीज आर दी फेरो, पैरा एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ? अब इन मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत जरूरी चीज है भाई। टेम्परेचर कौन सा, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करना बंद कर दे। क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आर इनविजिबल या वैनिश्ड, है ना, तो वैनिश हो जाएगी। तो इसका मतलब वो क्यूरी टेम्परेचर, जैसे कि आयरन के लिए वो कितना होता है, 1043 केल्विन, ये आयरन के लिए है। मतलब अगर आयरन को हम इतने डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं या इतनी केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो उसका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। समझे नहीं बात? तो क्यूरी टेम्परेचर के बेस पे क्या फर्क पड़ता है, तो देखो अगर हम डायामैग्नेटिक की बात करें तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है जीटा एम बोलते हैं, क्या होगी, निगेटिव। ससेप्टिबिलिटी निगेटिव और लेस देन 1 होती है। किसके लिए, डायामैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होगी, ससेप्टिबिलिटी होती है पॉजिटिव और स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली और स्लाइटली ही पॉजिटिव। लेकिन फेरो के लिए क्या होगी, फेरो के लिए भी क्या होगी, जीटा एम पॉजिटिव, है ना, और ग्रेटर देन 1, ये स्ट्रांगली ज्यादा ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है
कि जब उसे हम गर्म करते हैं, जब उसे हम हीट करेंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितनी देर तक उसमें रहती है। ठीक, तो कोई दिक्कत यहां किसी को? ऐसे ही परमिएबिलिटीज होती है, ये छोटी छोटी टर्म्स है, देखो डेफिनेशन है तो यार याद करनी पड़ेगी तुम लोगों को, जैसे कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, ये सारी चीजें नहीं रख लेना, याद कर लेना अच्छे से, ये प्रॉपर्टीज याद कर लेना अच्छे से मैग्नेटिक मटेरियल्स की। और यहीं से चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाता है। अर्थ मैग्नेटिज्म मैंने पढ़ा, वो है नहीं सिलेबस में तो पढ़ाएंगे भी नहीं, ये चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट पैकेज है। बाकी थ्योरी जो पढ़नी है उसके लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें से देख करके नोट्स बना लेना, और इसकी थ्योरियां साइड में भी चलवा दूंगा, 2-3 पेज मैं यहाँ थ्योरी के अच्छे से यहाँ करवा दूंगा, उसे अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट।